हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सब अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। जैसा कि स्टूडेंट्स आपको पता है 2025 बोर्ड एग्जाम काफी नजदीक आने वाले हैं। तो भाई फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स के साथ दूसरी सबसे स्कोर वाला जो सब्जेक्ट होता है वो होता है भैया हिंदी। हिंदी में अगर जिस बच्चे का 90 से ऊपर स्कोर आता है तो विश्वास मानिए ऑल ओवर स्कोर आपका बहुत अच्छा बैठता है। इसी क्रम में हम जो है आपके लिए लेके आए हैं गद्यांश। आपको पता है 10 नंबर का रोल रहता है गद्यांश का। कितने का रहता है भाई? 10 नंबर का। दो गद्यांश आते हैं बच्चों, और दोनों में से दो गद्यांश अगर आप कर देते हो, कोई भी गलत नहीं करते हो, ठीक है ना, तो निश्चित रूप से आपका गद्यांश का 10 नंबर कहीं नहीं कटेगा, ये विश्वास रखिए, ठीक है ना। तो ये दो आते हैं और भैया 5 नंबर का एक होता है और 10 नंबर का। आज जो है मैं पूरा डिस्कशन कराऊंगा आपको राष्ट्र का स्वरूप। कौन सा डिस्कशन कराऊंगा? राष्ट्र का स्वरूप। और विश्वास मानिए उतना इंपॉर्टेंट है ये कि यहां से हर साल क्वेश्चन आपके लिए पूछे जाते हैं। लेक्चर थोड़ा सा लेंथी हो सकता है लेकिन इंटरेस्टिंग होगा, पूरा समझ में आएगा, एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा, ठीक है ना। तो चलो सबसे पहले मैं इसके बारे में बताता हूं। इसकी स्टोरी सबसे पहले जानना आपको जरूरी है, उसके बाद ही फिर आप कोई क्वेश्चन जो है वो बच्चों क्या कर पाओगे, डिस्कशन कर पाओगे, अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। क्योंकि किसी भी चीज को एक तरीका होता है उसे समझने का, और वो तरीका अगर आप पर नहीं आता और आप इधर से उधर तुक्का लगाने का प्रयास करते हो तो निश्चित रूप से मान के चलते कि स्कोर आपका अच्छा नहीं बैठता। और बेस से पढ़ते हो और विश्वास से पढ़ते हो तो भाई स्कोर अपने आप ही क्या होता है, आगे की ओर बढ़ता चला जाता है। तो इसी क्रम में सबसे पहले मैं बात करूंगा राष्ट्र के स्वरूप में भूमि के ऊपर क्या कहा गया है। तो इसमें यह बोला गया भूमि, भूमि पर बसने वाले जन और जन की संस्कृति, इन तीनों के सम्मिलित से राष्ट्र का क्या होता है, निर्माण। यहां ये बोला है एक तो भूमि से, एक भूमि पर बसने वाले लोगों से, और उन लोगों की जो संस्कृति होती है। 1 2 3 तीनों से मिलकर किसी राष्ट्र का क्या होता है, निर्माण होता है। इस तरीके से आप आगे बढ़ोगे तो मैं इसके टोटली क्वेश्चन और गद्यांश पूरा आपको क्या कराऊंगा, सोल्व कराऊंगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या था, भूमि का निर्माण देवों ने किया है। किसने किया? देवों ने। वह अनंत काल से हैं और उसके भौतिक स्वरूप और सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना हमारा क्या है, आवश्यक कर्तव्य बन जाता है। उसको बनाए रखना हमारा क्या बनता है, आवश्यक कर्तव्य बनता है। क्या ना, भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति हम जितने अधिक जागृत होते हैं, हमें जागरूक रहना चाहिए बच्चों, उतना ही राष्ट्रीयता क्या होती है, आगे की ओर बढ़ती है। आज आपको पता है राष्ट्र के नाम पर कोई धर्म में लड़वा रहा है, कोई जातियों में लड़वा रहा है, कोई रंग के आधार पर लड़वा रहा है, कोई किसी को देशद्रोही घोषित कर दे रहा है, ठीक है ना। तो ये सब चीजें चल रही है, लेकिन रियल राष्ट्र में राष्ट्र का माना क्या होता है, यहां से आपको पता चलेगी। यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में राष्ट्रीय विचारधाराओं की। तो राष्ट्र क्या है, एक विचारधारा की जननी है जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी है, वह निर्मूल होती है, मतलब जिसका कोई मूल नहीं है। राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी गहरी होंगी उतना ही राष्ट्र के भावों का अंकुर क्या होगा, पल्लवित होता चला जाएगा। इसीलिए पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की अधोपांत जानकारी प्राप्त करना उसकी सुंदरता, उसकी उपयोगिता और महिमा को क्या करती है, पहचानने के लिए एक आवश्यक धर्म के रूप में काम करती है। तो छोटी छोटी चीजें दिमाग में भर लो। आखिरकार राष्ट्र के स्वरूप में जो वासुदेव शरण अग्रवाल है, ये किसके द्वारा लिखा गया है, वासुदेव शरण अग्रवाल के द्वारा। तो उन्होंने क्या बोलने का प्रयास किया, ठीक है ना। लास्ट तक मेरे साथ बने रहिएगा बच्चे, विश्वास करिए पूरा अच्छे से क्वेश्चन सोल्व करोगे, ये पता चल जाएगी तो आप क्वेश्चन कर पाओगे। करा इस कर्तव्य की पूर्ति सैकड़ों हजारों प्रकार से होनी चाहिए, कोई पता नहीं कितने प्रकार से होनी चाहिए। करा पृथ्वी से जिस वस्तु का संबंध है वह छोटी हो या बड़ी, उसका कौशल प्रश्न पूछने के लिए कबर कसनी चाहिए। पृथ्वी का संगोपान अध्ययन जागरणशील राष्ट्र के लिए बहुत ही आनंदप्रद कर्तव्य माना जाता है। गांव और नगरों में सैकड़ों केंद्रों से इस प्रकार के अध्ययन का क्या हुआ भाई, सूत्र प्राप्त हुआ। obvious बात है, चाहे गांव हो शहर हो, उन्हीं के सैकड़ों केंद्रों से इसका सूत्रपात होता है, ठीक है ना। कह रहा है उदाहरण के लिए पृथ्वी की उपजाऊ शक्ति को बढ़ाने वाले मेघ जो प्रतिवर्ष समय पर आकर के अमृत जल से इसे क्या करते हैं, सींचते हैं, हरा भरा कर देते हैं, लोगों के लिए उत्पादन देते हैं, उनको जीने की उम्मीद देते हैं, ठीक है ना। तो कह रहा हमारे अध्ययन की परिधि के अंतर्गत आने चाहिए। कह रहा उन मेघ जलों से परिवर्धित प्रत्येक तृणलता वनस्पति का सूक्ष्म परिचय प्राप्त करना ही हमारा क्या है, कर्तव्य। आखिरकार उनसे क्या चीजें प्राप्त होती है। कह रहा इस प्रकार चारों ओर से हमारे ज्ञान के कपाट खुलेंगे, तब सैकड़ों वर्षों से शून्य और अंधकार से भरे हुए जीवन के क्षेत्रों में नया क्या आएगा, उजाला। जो अंधविश्वास है, जो शून्यता क्रिएट हुई है,
उसमें क्या आएगा, एक उजाला, जब पृथ्वी के विभिन्न और राष्ट्र के निर्माण के विभिन्न ज्ञानों के बारे में आपको क्या चलेगी, पता चलेगी कि भाई मेघ का क्या रोल है ना, पृथ्वी के उपजाऊ होने का क्या रोल है राष्ट्र के निर्माण में, भाषा संस्कृति विचार धर्म का क्या रोल है, पृथ्वी की सौंदर्यता और उसकी उपयोगिता का क्या रोल है। ये सब जब आप सीख जाओगे तो भाई आपको पता चल जाएगी कि आखिरकार राष्ट्र के निर्माण की क्या महत्वता है। धरती माता की कोख में अमूल्य निधियां भरी हुई है। ऑब्वियस बात है, माता ही शब्द अपने आप में क्या है भाई, अमूल्य है, इसका कोई मूल्य नहीं कर सकते आप। कह रहा जिसके कारण वसुंधरा कहलाती है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं भाई, वसुंधरा कहते हैं। उससे कौन परिचित ना होना चाहेगा। लाखों करोड़ों वर्षों से अनेक प्रकार की धातुओं को पृथ्वी के गर्भ में पोषण मिला है। जो धातु निकल रही है पृथ्वी के गर्भ से ही तो मिल रही है, तो उसका पालन पोलन किसने किया है, पृथ्वी ने किया है। क्या दिन रात बहने वाली नदियों ने पहाड़ों को पीस पीस कर अगणित प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी की देह को क्या किया है, सजाया है। हमारे भावी आर्थिक अभ्युदय के लिए इन सभी जांच पड़ताल अत्यंत आवश्यक है। कह रहा है इन सबकी जांच पड़ताल बहुत जरूरी है। पृथ्वी की गोद में जन्म लेने वाले जड़ पत्थर कुशल शिल्पियों से सवारे जाने पर अत्यंत सौंदर्य के प्रतीक बन जाते हैं। नाना भांति के अनगढ़ नंग बिंध्य की नदियों से प्रवाह में सूर्य की धूप से छिलकते रहते हैं। उनको जब चतुर कारीगर पहलदार कटाव पर लाते हैं तब उनके प्रति घाट से नई शोभा और सुंदरता फूट पड़ती है। कह रहा है पहाड़ों से नई नई हम क्या बनाते हैं, नई नई इमारतें और ये सब बनती हैं। तो ये किसकी वजह से भाई, ये जो पृथ्वी की शोभा और सुंदरता है ये भैया विभिन्न प्रकार के कारीगरों की वजह से। कह रहा वे अनमोल हो जाते हैं। देश के नर नारियों के रूप में मंडन और सौंदर्य प्रसाधन में इन छोटे पत्थरों का भी सदांक में कितना भाग रहा है। अतएव हमें उस ज्ञान का होना भी क्या है, आवश्यक है। वहीं हम बात करें पृथ्वी और आकाश के अंतराल में जो कुछ सामग्री भरी है पृथ्वी और आकाश के बीच में, ठीक है ना, पृथ्वी के चारों ओर फैले हुए गंभीर सागर में जो जलचर एवं रत्नों की राशियां हैं, सबके बारे में डिस्कशन किया, ऑल ओवर के बारे में डिस्कशन किया है। कह रहा उन सब के प्रति चेतना और स्वागत के नए भाव राष्ट्र में फैलने चाहिए। राष्ट्र के नवयुवकों के हृदय में उन सब के प्रति जिज्ञासा की नई किरणें जब तक नहीं फूटती तब तक हम सोए हुए समान रहते हैं। जब तक हमें नहीं, हमारे अंदर जिज्ञासा नहीं फैलती किसी को जानने की, आखिरकार रोल क्या है, रोल ऑफ अर्थ, तब तक हमारी जागृति नहीं फैलती। कह रहा विज्ञान और उद्यम दोनों को ही मिलाकर राष्ट्र के भौतिक स्वरूप का एक नया ठाट खड़ा करना है। मतलब विज्ञान को भी साथ में मिलाइए, उद्यम को भी साथ में मिलाइए, ठीक है ना। एंटरप्रेन्योरशिप और साइंस दोनों ही मिलकर के क्या करेंगे, राष्ट्र के निर्माण में भौतिक स्वरूप के ठाट बाट के बारे में बताएंगे। कह रहा है यह कार्य प्रसन्नता, उत्साह और अथक परिश्रम के द्वारा नित्य आगे बढ़ना चाहिए। इसमें प्रसन्नता होनी चाहिए, उत्साह होना चाहिए, इनकरेज होना चाहिए, अथक परिश्रम होना चाहिए, हार्ड वर्किंग। कह रहा है यह ध्येय को ही राष्ट्र में जितने हाथ हैं उनमें से कोई भी इस कार्य में भाग लिए बिना रीता न रहे। सभी का रोल होना चाहिए, सभी की पार्टनरशिप होनी चाहिए। कह रहा तभी मातृभूमि की पुष्कल समृद्धि और समग्र रूप मंडल प्राप्त किया जा सकता है। तभी तो हम कह सकते हैं कि हमने लक्ष्य को प्राप्त किया। अब जन के बारे में क्या कह रहा है, कह रहा मातृभूमि पर निवास करने वाले मनुष्य राष्ट्र का दूसरा अंग है। पृथ्वी हो और मनुष्य ना हो तो राष्ट्र की कल्पना असंभव है। मतलब पृथ्वी और राष्ट्र दोनों का ही रोल क्या है, राष्ट्र के निर्माण में है। कह रहा है पृथ्वी और जन, ठीक है ना, राष्ट्र की कल्पना में मनुष्य भी हो और पृथ्वी होना चाहिए, तभी आप सही मायने में राष्ट्र की कल्पना कर पाओगे। कह रहा पृथ्वी और जन दोनों के सम्मिलित से ही राष्ट्र का स्वरूप संपादित होता है। दोनों के मिलने से ही, जन के कारण ही पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा दी गई है। लोगों की वजह से ही तो पृथ्वी को मातृभूमि की संज्ञा दी गई है। कह रहा और जन सच्चे अर्थों में क्या है, पृथ्वी के पुत्र है। ये गद्दान से पूछा गया है और इसे हम सोल्व कराएंगे। अभी एग्जाम में आए ना, इसी क्लास में मैं सोल्व कराऊंगा। क्लास थोड़ी सी लंबी रहेगी बेटा, तो बने रहिएगा क्योंकि मैं बताऊंगा नंबर कैसे आते हैं हिंदी में, ठीक है ना। तो कह रहा मातृभूमि पुत्र हो हरिपथया, तो इसमें कह रहा भूमि माता है और मैं उसका क्या हूं, पुत्र हूं। कह रहा जन के हृदय में इस सूत्र का अनुभव ही राष्ट्रीयता की कुंजी है। इसी भावना से राष्ट्र निर्माण के अंकुर उन्नत होते हैं। यह भाव जब सशक्त रूप से जागता है तब राष्ट्र निर्माण के स्वर वायुमंडल से भरने लगते हैं। कह रहा इस भाव के द्वारा ही मनुष्य पृथ्वी के साथ अपने सच्चे संबंध को प्राप्त करते हैं। जहां यह भाव नहीं है वहां जन और भूमि का संबंध अचेतन और जड़ बना रहता है। कह रहा जिस समय भी जन का हृदय भूमि के साथ माता और पुत्र के संबंध को पहचानता है, उसी क्षण आनंद और श्रद्धा से भरा हुआ उसका प्रमाण भाव मातृभूमि के इस प्रकार को क्या करता है, प्रकट करता है। इसके साथ ही कह रहा है, उसने ये भी कहा है, नमो मात्रे पृथ्वे, नमो मात्रे पृथ्वे, माता पृथ्वी को प्रणाम है और माता पृथ्वी को प्रणाम है। यह प्रणाम भाव ही
भूमि और जन का क्या है, एक बंधन है, बॉन्ड है। इसी दृढ़ भित्ति पर राष्ट्र भवन तैयार किया गया है। ये जो भित्ति आपको दिखाई दे रही है, इसी पे तो राष्ट्र का निर्माण किया गया है। इसी दृढ़ चट्टान पर राष्ट्र का चिर जीवन आश्रित है, निर्भर है। इसी मर्यादा को मानकर राष्ट्र के प्रति मनुष्यों के कर्तव्य क्या होने चाहिए, अधिकार का क्या हुआ भाई, उदय हुआ है। कह रहा है जन पृथ्वी के साथ माता और पुत्र के संबंध को क्या किया गया, स्वीकार करता है। लोग करते हैं स्वीकार, कह रहा उसे ही पृथ्वी के वरदानों में भाग पाने का अधिकार है। माता के प्रति अनुराग, सेवा भाव, पुत्र का एक क्या होना चाहिए, स्वाभाविक कर्तव्य है। कह रहा वह एक निष्कारण धर्म है, जहां कोई मतलब वो नहीं है, स्वार्थ नहीं है। स्वार्थ के लिए पुत्र का माता के प्रति प्रेम पुत्र के अधपतन को सूचित करता है। जो जन मात्र के साथ अपना संबंध जोड़ना चाहता है, उसे अपने कर्तव्यों के प्रति पहले क्या रहना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। कह रहा माता अपने सब पुत्रों को समान भाव से चाहती है। इसी प्रकार पृथ्वी पर बसने वाले जन बराबर हैं, ठीक है ना। कह रहा वो समान, उस माता का, पृथ्वी का सभी के प्रति भाव क्या है, समान है, ठीक है ना। कह रहा है उनमें ऊंच और नीच का भाव नहीं है। मातृभूमि के उदय के साथ जुड़ा हुआ है, वह समान अधिकार का भागी है। पृथ्वी पर निवास करने वाले जनों का विस्तार क्या है, अनंत कह नहीं सकते, कहां तक है। नगर, जनपद, पुर, गांव, जंगल, पर्वत, नाना प्रकार के जनों से क्या है, भरे हुए हैं। मतलब जो विविध प्रकार के उच्चावच हैं, विविध प्रकार की जो संरचना है, उसमें जनमानस का क्या है, प्रवास है, ठीक है ना। कह रहा ये जन अनेक प्रकार की भाषाएं बोलने वाले, अनेक धर्म मानने वाले, फिर भी ये मातृभूमि के क्या है, पुत्र। कह रहा इनमें विविधता है, भाषाओं में विविधता, बोलने में विविधता, रहने में विविधता, संस्कृति में विविधता, धर्मों में विविधता, लेकिन फिर भी सभी क्या है, सभी भैया मातृभूमि के पुत्र हैं। इस कारण उनका सौहार्द भाव अखंड है, मतलब इसे तोड़ा नहीं जा सकता। सभ्यता और रहन सहन की दृष्टि से एक दूसरे के आगे पीछे हो सकते हैं, किंतु इस कारण से मातृभूमि के साथ उनका जो संबंध है उसमें कोई भेदभाव उत्पन्न नहीं हो सकता। पृथ्वी के विशाल प्रांगण में सब जातियों के समान क्षेत्र हैं। समन्वय के मार्ग से भरपूर प्रगति और उन्नति करने का सबको एक जैसा क्या है भाई, अधिकार है। हर कोई पृथ्वी को एक समान रूप से क्या कर सकता है, माता को एक समान रूप से फॉलो कर सकता है। कह रहा किसी जन को पीछे छोड़कर राष्ट्र आगे नहीं बढ़ सकता। आप सोचें, किसी धर्म को पीछे छोड़ दें, किसी जाति को पीछे छोड़ दें, किसी मनुष्य या महिला जेंडर के आधार पर भेदभाव करके उसे पीछे छोड़ दें, नहीं। इस तरीके से राष्ट्र का सही मायने में, सच्चे मायने में निर्माण नहीं हो सकता, राष्ट्र आगे नहीं बढ़ सकता। राष्ट्र के प्रत्येक अंग की सुध हमें लेनी चाहिए। राष्ट्र के शरीर के एक भाग में यदि अंधकार है, निर्बलता का निवास है, तो समग्र राष्ट्र का स्वास्थ्य उसके अंश में असमर्थ रहेगा। कह रहा है इस प्रकार समग्र राष्ट्र को जागरण और प्रगति की एक जैसी उदार भावना से संचालित होना चाहिए। कह रहा है जिस प्रकार से शरीर का कोई भी एक अंग के प्रति लापरवाही करोगे तो पूरा शरीर खराब होता है, उसी प्रकार से अगर राष्ट्र में रहने वाले जनमानस या किसी भी समुदाय के साथ यदि किसी भी प्रकार का भेदभाव या उसे छोड़ा जाता है, किसी भी सुख सुविधा या अधिकार से वंचित किया जाता है, तो सच्चे मायनों में राष्ट्र का निर्माण नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो नेक्स्ट कह रहा है जन का प्रवाह अनंत होता है। सदियों वर्षों से भूमि के साथ राष्ट्रीय जन में तादाद प्राप्त किया है। जब तक सूर्य की रश्मियां नित्य प्राप्त काल भवन को अमृत से भर देती हैं, ये आता है, ध्यान रखना, ये इंपोर्टेंट है, ये अभी मैं क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, आया है बोर्ड में, ठीक है ना। तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी क्या है, अमर है। मतलब सूर्य चांद ये सब एकदम कोऑर्डिनेशन में है, तो जीवन अमर रहेगा। इतिहास के अनेक उतार चढ़ाव पार करने के बाद भी राष्ट्र निवासी जन नई उठती लहरों के आगे बढ़ने के लिए अजर अमर है। जन का सततवाही जीवन नदी के प्रवाह की तरह है, जिसमें कर्म और श्रम के प्रकार उत्थान उनके अनेक घाटों का निर्माण करना होता है। नेक्स्ट कह रहा है बच्चों, एक बार बस रफली पढ़ लो, 10 मिनट में पढ़ लेते हैं, उसके बाद जो है ना आपके क्वेश्चन ही क्वेश्चन होंगे। कह रहा राष्ट्र का तीसरा अंग जनन की क्या है, संस्कृति, ठीक है ना, संस्कृति है, ठीक है ना। 3 ही अंग बताए थे मैंने। कह रहा मनुष्य ने युग युगों से, संस्कृति का देखो क्या रोल है। अभी मैंने सबसे पहले जो रोल बताया था आपको, सबसे पहले भाई हमने रोल बताया था कि राष्ट्र के निर्माण में सबसे बड़ा जो रोल है वो भूमि का कितना है, फिर हमने भूमि पर बसने वाले लोग जनों का कितना है, और फिर जनों की जो संस्कृति है उसका रोल कितना है, तभी तो हम आगे की ओर बढ़ सकते हैं सही मायने में। अब संस्कृति की बात कर रहे हैं आपसे, तो कह रहा है राष्ट्र का तीसरा अंग संस्कृति है। मनुष्यों ने युग युगों में जिस सभ्यता का निर्माण किया है उसके जीवन की श्रास प्रश्रास है। बिना संस्कृति के जन की कल्पना करना क्या होगा, कबंध मात्र होगा। कह रहा संस्कृति ही जन का मस्तिष्क है। जैसे हमारे शरीर में मस्तिष्क होता है ना सोच विचार के लिए, वैसे ही राष्ट्र के निर्माण में संस्कृति का रोल होता है। कह रहा संस्कृति के विकास और अभ्युदय के द्वारा ही राष्ट्र की वृद्धि संभव है। इनका अभ्युदय होना चाहिए। राष्ट्र के समग्र रूप में भूमि और जन के
साथ साथ जन की संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थान है। यदि भूमि और जन अपनी संस्कृति में विरहित कर दिए जाएं तो राष्ट्र का क्या हो जाएगा भाई, लोप हो जाएगा। जीवन के बिटप का पुष्प संस्कृति है, ठीक है ना। जैसे वृक्ष जो है जीवन के बिटप का पुष्प है, वैसे ही संस्कृति भी है। क्या संस्कृति के सौंदर्य और सौरभ में ही राष्ट्रीय जन के जीवन का सौंदर्य और यश क्या है, अंतर्निहित है। ज्ञान और कर्म दोनों के पारस्परिक प्रकाश की संज्ञा संस्कृति है, ठीक है ना। क्या किसकी, ज्ञान और कर्म दोनों की जो पारस्परिक म्यूचुअली जो लाइट है वो क्या है भाई, कल्चर है। क्या भूमि पर बसने वाले जन ने ज्ञान के क्षेत्र में जो सोचा है और कर्म के क्षेत्र में जो रचा है, दोनों के रूप में हमें राष्ट्र संस्कृति के दर्शन मिलते हैं। जीवन के विकास की युक्ति ही संस्कृति के रूप में प्रकट होती है। प्रत्येक जाति अपनी अपनी विशेषताओं के साथ इस युक्ति को निश्चित करती है और इससे प्रेरित संस्कृति का विकास करती है। क्या इस दृष्टि से प्रत्येक जन की अपनी अपनी भावनाओं के अनुसार पृथक पृथक संस्कृतियां राष्ट्र में विकसित होती हैं, परंतु उन सब का मूल आधार पारंपरिक क्या है, सहिष्णुता, टॉलरेंस है और कोऑर्डिनेशन है, समन्वय है। ये निर्भर करता है कि आपस में लोग अपनी कल्चर के आधार पर किस तरीके से बने हुए हैं। ये उनकी सहिष्णुता और उनके समन्वय संबंध पर क्या करता है भैया, निर्भर करता है। आपस में किस तरीके से अपने मतलब मेल खा पाएंगे, ठीक है ना। कह जंगल में जिस प्रकार अनेक लता, वृक्ष और वनस्पति अपने अदब्य भाव से उठते हुए पारंपरिक सम्मेलन में अविरोधी स्थिति प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार राष्ट्रीय जन अपनी संस्कृतियों के द्वारा एक दूसरे के साथ मिलकर राष्ट्र में रहते हैं। जिस प्रकार जल के अनेक प्रवाह नदियों के रूप में मिलकर समुद्र में एक रूपता प्राप्त करते हैं, कह रहा ना, जल प्रवाह सीधा फाइनली मिलकर के कहां जाता है, नदियों के रूप में, समुद्र में, ठीक है ना। समुद्र में क्या करता है, अपनी एक रूपता को प्राप्त करता है, सब एक जैसे हो जाते हैं। उसी प्रकार राष्ट्रीय जीवन की अनेक विविधताएं राष्ट्रीय संस्कृति में क्या करती हैं, समन्वयता प्राप्त करती हैं। संस्कृति में जाकर के सब क्या हो जाती है, एक रूपता हासिल करती हैं। कह रहा समन्वय युक्त जीवन ही राष्ट्र का सुखदायी रूप है। साहित्य, कला, नृत्य, गीत, अमोद प्रमोद अनेक रूपों में राष्ट्रजन अपने अपने मानसिक भावों को क्या करते हैं, प्रकट करते हैं। आत्मा का जो विश्वव्यापी आनंद भाव है वह इन विविध रूपों में साकार होता है। यद्यपि ब्रह्मा रूप की दृष्टि से संस्कृति के ये बाहरी लक्षण अनेक दिखाई पड़ते हैं, किंतु आंतरिक आनंद और आनंद ही दृष्टि से उनमें एक सूत्रता है। कह रहा जो व्यक्ति से हृदय, वो व्यक्ति संस्कृति के आनंद पक्ष को स्वीकार करता है, उससे आनंदित होकर इस प्रकार ही उदार भावना और विविध जनों में बने हुए राष्ट्र के प्रति क्या होते हैं, स्वास्थ्यकर होते हैं। फाइनली ये आप देख रहे हैं, कह रहा गांव और जंगलों में स्वच्छंद जन्म लेने वाले लोकगीतों में, तारों के नीचे विकसित लोक कथाओं में संस्कृति का अमित भंडार भरा हुआ है। इन सब में भरा हुआ, कह रहा जहां से आनंद की भरपूर मात्रा प्राप्त हो सकती है। राष्ट्रीय संस्कृति के परिचय काल में उन सब का स्वागत करने की आवश्यकता है। पूर्वजनों ने चरित्र और धर्म, विज्ञान, साहित्य, कला और संस्कृति के क्षेत्र में जो कुछ पराक्रम किया है, उस सारे विस्तार को हम गौरव के साथ धारण करते हैं। मतलब जो उन्होंने दिया है हमें, उसे क्या करते हैं, धारण करते हैं और उससे तेज को अपने भावी जीवन में साक्षात देखना चाहते हैं। यही राष्ट्र संवर्धन का स्वाभाविक क्या है, प्रकार है। जहां अतीत वर्तमान के लिए भरपूर नहीं है, जहां भूत वर्तमान को जगड़ना नहीं रखना चाहता, वरना अपने वरदान से पुष्टि करके आगे बढ़ाना चाहता है, उस राष्ट्र का हम क्या करते हैं भैया, स्वागत करते हैं। ऐसा किसने बोला है, ऐसा वासुदेव सर अग्रवाल ने बोला। अब बच्चों मेरे साथ बने रहिए। अब मैं बताऊंगा कि भाई ये ऑल ओवर क्या समझ में आया कि जो राष्ट्र के निर्माण में है, भूमि और भूमि पर बसने वाले लोग और उन लोगों की संस्कृति को मिलाकर के ही उनकी सहिष्णुता, उनके समन्वय, उनके चिरकालिक जो संबंध है एक दूसरे के साथ, विविधता में अनेकता में एकता जो है, ठीक है ना, तो उससे राष्ट्र का क्या होता है, निर्माण होता है। अब देखो वासुदेव सर अग्रवाल के इस चैप्टर से क्वेश्चन कौन कौन से पूछे जाते हैं, तो यही देख लेते हैं। सबसे पहले ध्यान रखना राष्ट्र स्वरूप किसने लिखा है, तो वासुदेव सर अग्रवाल ने, ठीक है। अब आ जाइए, देखो इस तरीके से आपको गद्यांश दे रखा होगा बच्चों, क्या दे रखा होगा, इस तरीके से आपको गद्यांश दे रखा होगा। फिर उसके आपको क्या करने हैं, क्वेश्चन करने। देखो चुटकियों में सॉल्व कराऊंगा, इस तरीके के क्वेश्चन आप बने रहिएगा। मैंने ये बताई थी, जहां भूमि आ रही है, पृथ्वी आ रही है, राष्ट्र शब्द आ रहा है, ठीक है ना, तो पहचान लेना ये राष्ट्र का स्वरूप वासुदेव अग्रवाल से लिया गया। ये मैंने आपको इससे पहले वाली क्लास में कराया था। अब मैं धीरे धीरे पूरी हिंदी आपकी मस्त करा दूंगा। कह रहा भूमि का निर्माण देवों ने किया है, वह अनंत काल से है और उनके भौतिक स्वरूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति संचेत होना हमारा क्या है, कर्तव्य है। भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति हम जितने अधिक जागरूक होंगे, उतना ही हमारी राष्ट्रीयता क्या होगी, आगे की ओर बढ़ेगी, बलवती रहेगी।
मतलब विकसित होगी। कह रहा यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की क्या है, जन्मी है। यहां से राष्ट्रीय विचारधाराएं क्या लेती हैं, जन्म लेती हैं। जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी वह क्या है, निर्मूल होती है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है अगर पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी। कह रहा राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी गहरी होंगी उतना ही राष्ट्रीय भावों का अंकुर क्या होगा, पल्लवित होगा। तो पृथ्वी के साथ राष्ट्रीयता को गहराई से जोड़ना चाहिए। कह रहा इसीलिए पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की अधोपांत जानकारी प्राप्त करना, उसकी सुंदरता, उपयोगिता और महिमा को पहचानना आवश्यक धर्म होगा। अब देखो इससे क्वेश्चन कैसे बनेंगे, आ जाइए फटाफट से। पहला कह रहा गद्यांश का भाव बताइए। तो कह रहा इन पंक्तियों में लेखक ने राष्ट्रीयता के विकास हेतु राष्ट्र के महत्वपूर्ण तत्व भूमि के रूप, उपयोगिता और महिमा के प्रति क्या किया है, संचेत रहना तथा भूमि के समृद्ध बनाने पर क्या किया है, बल दिया है कि भूमि को क्या बनाया जाए, समृद्ध बनाया जाए। भूमि के रूप और उसकी उपयोगिता और महिमा के प्रति लोगों को क्या किया जाए, संचेत किया जाए, जागरूक किया जाए। अब कह रहा है समस्त गद्यांशों की भाषा शैली की विशेषता बताइए। अब इससे संबंधित क्वेश्चन कौन से उठेंगे, पहला कह रहा है गद्यांश के पाठ का शीर्षक बताइए और लेखक का नाम बताइए, भाई किस लेखक ने लिखा है। तो आप सबको पता है शीर्षक है राष्ट्र का स्वरूप और लेखक है वासुदेव सरल अग्रवाल। चुटकियों में इस तरीके से आप क्वेश्चन को क्या करोगे भैया, सॉल्व करोगे। अब अगला क्वेश्चन कौन सा, देखो ये भी बोला है वासुदेव सरल अग्रवाल लेखक है और राष्ट्र का स्वरूप इसका क्या है, नाम है, और ये एक निबंध है, ध्यान रखना, ठीक है ना, क्या है, ये एक निबंध है। अब रेखांकित भाग की बात कर रहा है तो भाई रेखांकित भाग की क्या करिए, व्याख्या कीजिए, ठीक है। तो ये रेखांकित भाग देख रहे हैं आप लोग, राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी गहरी होंगी उतना ही राष्ट्र भावों का अंकुर पल्लवित होगा। इसीलिए पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की अधोपांत जानकारी प्राप्त करना, उसकी सुंदरता, उपयोगिता और महिमा को क्या करता है, पहचानने जैसा आवश्यक धर्म है। तो देखना इसमें क्या बोला गया, कह रहा जो राष्ट्र विचारधारा पृथ्वी से संबंध नहीं है वो आधार विहीन है, उसका कोई भी मूल्य नहीं होता, उसका अस्तित्व बहुत कम समय में ही क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है अगर पृथ्वी से जुड़ा हुआ नहीं है तो। फिर कह रहा है वस्तुतः अगर हम पृथ्वी के गौरवपूर्ण अस्तित्व के प्रति जितना अधिक जागरूक होंगे उतना ही अधिक राष्ट्रीयता क्या होगी, बलवती होगी, होने के कारण संभावना बनी रहती है कि राष्ट्रीयता आगे की ओर विकसित होगी। कह रहा राष्ट्र का आधार जितना मजबूत होगा राष्ट्रीय भावना भी उतनी क्या होगी, मजबूत होगी और विकसित होगी। अतः प्रारंभ से अंत तक पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की जानकारी रखना, उसके रूप, सौंदर्य और उपयोगिता, महिमा को क्या करता है, पहचानना प्रत्येक मनुष्य का न केवल परम कर्तव्य है अपितु उसका क्या है, धर्म भी है। केवल ये बात आपको रेखांकित भाग में क्या कर देनी है, लिख देनी है। तीसरा क्वेश्चन इससे पूछा गया है राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी गहरी होंगी उतना ही राष्ट्रीय भावों का अंकुर पल्लवित होता है। इस पंक्ति का आशय क्या है, तो साफ बोला है कि भाई राष्ट्रीयता पृथ्वी में जितनी गहरी होगी उतना ही राष्ट्रीय भावों का अंकुर पल्लवित होगा। इस पंक्ति का आशय इस तरीके से लिखना है कि हम पृथ्वी के गौरवपूर्ण अस्तित्व के प्रति जितना अधिक क्या होंगे, जागरूक होंगे, हम पृथ्वी के अस्तित्व को जितना ज्यादा अच्छे से जान पाएंगे, जागरूक होंगे, सतर्क होंगे उसके प्रति, करा उतना ही अधिक राष्ट्रीयता क्या होगी के बलवती होने की क्या है, संभावना, विकसित होने की संभावना है। अन्य शब्दों में राष्ट्रीयता का आधार जितना सशक्त होगा राष्ट्रीय भावनाएं भी उतनी अधिक विकसित होंगी। राष्ट्र का स्वरूप जितना सशक्त, राष्ट्रीय भावनाएं उतनी विकसित, ठीक है भाई। अब आ जाइए अगला क्वेश्चन कह रहा है इसमें गद्यांश के केंद्रीय भाव पर प्रकाश डालिए। जो गद्यांश है उसके केंद्रीय भाग पर क्या डालिए, प्रकाश। तो गद्यांश का केंद्रीय भाव देखो, केंद्र कहां पे गया है, तो इसमें पृथ्वी की महिमा के बारे में बताया गया, उसकी उपयोगिता के बारे में बताया गया है, ठीक है ना, ये इसका केंद्रीय पृष्ठ है। कह रहा साथ ही पृथ्वी की समस्त जो राष्ट्रीय विचारधाराएं हैं उनको जननी मान करके गौरवपूर्ण अस्तित्व के बारे में बताया गया है, ठीक है ना। तो ये इसका केंद्रीय भाव है कि पृथ्वी की महिमा और उपयोगिता राष्ट्रीय विचारधाराओं के लिए कितना महत्वपूर्ण है। ये क्या है, इस चैप्टर का केंद्रीय भाव है भैया, इस मतलब जो पैराग्राफ दे रखा है। अगला क्वेश्चन है 5वां, देवताओं द्वारा निर्मित भूमि के प्रति मानव जाति का क्या कर्तव्य है। भाई जो देवताओं ने भूमि को उत्पन्न किया उसके प्रति हम लोगों का क्या कर्तव्य है। तो कह रहा देवताओं द्वारा निर्मित भूमि के प्रति मानव जाति का यह कर्तव्य है कि वह इस भूमि के सौंदर्य के प्रति क्या रहे, जागरूक रहे। जितना सुंदर है ना, तो सौंदर्यता के प्रति हमेशा मनुष्य को क्या करना चाहिए, जागरूक। पेड़ों को नहीं काटना चाहिए, नदियों के मार्ग को नहीं बदलना चाहिए, ठीक है ना, प्रदूषण नहीं करना चाहिए, प्रकृति के विरोध में नहीं जाना चाहिए, प्रकृति के साथ चलना चाहिए। ये हमें इसके प्रति जागरूक रहना चाहिए। कह रहा है इस रूप से किसी भी दशा में विकृत न होने के साथ ही प्रत्येक मनुष्य का यह कर्तव्य है कि वह भूमि की विभिन्न प्रकार से समृद्ध बनाने की क्या करे, दशा के सचेष्ट रहे। नहीं तो देखो भूकंप जैसी कंडीशन आ जाती है, सुनामी जैसी कंडीशन आ जाती है। तो ये इसमें बोला गया है। कह रहा अगला छठा क्वेश्चन, पृथ्वी के प्रति हमारा क्या धर्म है। तो हमारा भैया ये धर्म है कि अंत तक पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की जानकारी रखें हम लोग और उसके रूप, सौंदर्य और उपयोगिता और महिमा को भली भांति क्या करें, पहचाने। पृथ्वी के रूप को पहचाने, उसकी महिमा को पहचाने,
क्या इंपोर्टेंस है उसकी, उपयोगिता क्या है उसकी, उसको पहचाने, ठीक है ना। साथ ही साथ भैया उसकी महिमा क्या है उसको भी पहचाने, कितनी मतलब दुर्बल भाव से पृथ्वी हमारे लिए सब कुछ क्या करती है, उत्पन्न करती है। तो ये इस 6 के 6 क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाओगे। 7वां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय भूमि के प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्य क्या है। तो भैया हमारा राष्ट्रीय भूमि के भौतिक रूप, सौंदर्य, समृद्धि के प्रति हमें क्या रहना चाहिए, संचेत रहना चाहिए, हमारा कर्तव्य, जागरूक रहना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए। किन्हीं भी परिस्थितियों में अगर पृथ्वी को लॉस होता है तो वहां हमें उस लॉस को रोकना चाहिए, ये हमारा कर्तव्य है। किसी प्रकार की राष्ट्रीयता को लेखक ने निर्मूल कहा है, बिल्कुल कहा है। राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी हो तो लेखक ने बोला कि फिर वो क्या हो जाती है, निर्मूल हो जाती है। उसे पृथ्वी के साथ राष्ट्रीयता को जुड़ना ही पड़ेगा, तब वो निर्मूल नहीं है। अगला कह रहा है 9वां क्वेश्चन, यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में क्या है। तो आपको पता है पृथ्वी सच्चे अर्थों में जननी है। पृथ्वी क्या है, सही मायने में जननी है। पृथ्वी हमें खनिज देती है, पृथ्वी हमें खाने के लिए देती है, पृथ्वी हमें वायु, मतलब हर कुछ हमें, जल वगैरह सब कुछ कहां से मिलता है, अर्थ से मिलता है। इसीलिए हमने बोला है कि हमें पालने वाली कौन है, पृथ्वी है, जननी है। कह रहा है भूमि का निर्माण किसने किया है और कब से है। तो भूमि का निर्माण भैया देवों ने किया है और यह अनंत काल से है। ये सही माने में 10वां क्वेश्चन आप चुटकियों में सॉल्व कर दोगे। तो जो आपने पढ़ा है ना वहीं से आप क्वेश्चन को धीरे धीरे क्या कर रहे हो, डील कर रहे हो। चुटकियों में ये क्वेश्चन क्या हो रहे हैं, सॉल्व हो रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति जागरूक रहने का परिणाम क्या होता है। तो भाई अगर आप जागरूक रहेंगे तो राष्ट्रीयता क्या रहेगी, बलपती रहेगी। बलपती रहने का मतलब राष्ट्रीयता नित्य प्रतिदिन क्या होती रहेगी, विकसित होती रहेगी, ठीक है ना। इसीलिए हमें जागरूक रहना चाहिए। लेखक पृथ्वी को सच्चे अर्थों में क्या मानता है। तो लेखक पृथ्वी को सच्चे अर्थों में राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी मानता है। समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी कौन है भाई, पृथ्वी है। कह रहा पार्थिव और अधोपांत शब्द का क्या अर्थ है। तो पार्थिव का मतलब है पृथ्वी संबंधी, पृथ्वी से उत्पन्न, उसे पार्थिव कहते हैं। और अधोपांत शब्द का मतलब है शुरू से और अंत तक, आदंत। शुरू से और अंत तक को क्या बोला गया है, अधोपांत बोला गया है, या आप इसे आदंत को भी क्या कहते हैं, शुरू से और अंत तक कहते हैं। तो ये 13 क्वेश्चन आपको यहाँ कंप्लीट मिल गए। 14वां क्वेश्चन कह रहा है हमारी राष्ट्रीयता कैसे बलपती होगी। हमारी राष्ट्रीयता कैसे बलपती होगी। तो हमने साफ लिखा है भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति जितने हम जागरूक होंगे उतना ही हमारी राष्ट्रीयता क्या रहेगी, बलपती रहेगी। तो 2-3 पॉइंटों पे ही पूरा पैराग्राफ के 14 क्वेश्चन हमने क्या किए हैं बेटा, उतने क्वेश्चन इस पैराग्राफ से निकाल दिए हैं। क्या आयोग कहां से बनाएगा आपके लिए, बोर्ड कहां से बनाएगा, वो सब कहीं से भी ले आए, इन क्वेश्चन से हटके नहीं जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। बशर्त आप क्या कर लेना, मजबूती के साथ इन क्वेश्चन को बेटा सॉल्व कर लेना, ठीक है ना। तो बताइए यहां तक किसी बच्चे को कोई भी परेशानी, अगर यहां तक किसी बच्चे को कोई परेशानी नहीं है तो बेटा आगे की ओर मूव करें। आगे की ओर मूव करें तो देखो दूसरा पैराग्राफ देख लेते हैं, ठीक है। सेकंड पैराग्राफ, 2 ही पैराग्राफ डिस्कशन करूंगा, फिर अगली क्लास में करेंगे, ठीक है ना। अगला पैराग्राफ है बेटा, धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियां भरी हुई हैं, जिनका भंडार है, जिनके कारण हम वसुंधरा कहलाते हैं, जिसके कारण वह वसुंधरा कहलाती है, उससे कौन परिचित ना होना चाहेगा। लाखों करोड़ों वर्षों से अनेक प्रकार की धातुओं को पृथ्वी के गर्भ में पोषण मिला है। ये पढ़ा आपने, नहीं पढ़ा, बिना पढ़े आप सॉल्व नहीं कर सकते। पोषण मिला है। दिन रात बहने वाली नदियों ने पहाड़ों को पीस पीस कर अगणित प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी की देह को क्या कर सजाया है। हमारे भावी आर्थिक अभ्युदय के लिए इन सब की जांच पड़ताल अत्यंत आवश्यक है। पृथ्वी की गोद में जन्म लेने वाले जड़ पत्थर कुशल शिल्पियों से संवारे जाने पर अत्यंत सौंदर्य हैं के प्रति बन जाते हैं। नाना भांति के अनगढ़ नंग विद्य की नदियों के प्रवाह से सूर्य की धूप से चलकते रहते हैं। उनको जब चतुर कारीगर पहलवार कटाव पर लाते हैं तब उनके प्रत्येक घाट से नई शोभा और सुंदरता फूट पड़ती है। वे अनमोल हो जाते हैं। देश के नर नारियों के स्वरूप मंडन और सौंदर्य प्रसाधन में इन छोटे पत्थरों का भी सदा कितना भाग रहा है। अतएव हमें उनका ज्ञान होना भी आवश्यक है। जो हमने पढ़ाया था वही है, ठीक है। बस गद्यांश का भाव क्या है, तो उसने ये बोला राष्ट्र के निर्माण में प्रथम तत्व क्या है भाई, भूमि, यानी पृथ्वी का महत्व बहुत क्या है, प्रतिपादित किया गया, पृथ्वी के महत्व को उजागर किया गया है। कह रहा भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति हम जितने क्या होंगे, जागरूक होंगे, हमारी राष्ट्रीयता उतनी ही बलपती सकेगी और हमारी आर्थिक भी उन्नति का मार्ग क्या हो जाएगा, प्रशस्त हो जाएगा। हम जितने जागरूक रहेंगे हमारी आर्थिक उन्नति उतनी ही ज्यादा हो जाएगी, ठीक है ना, क्योंकि हमें पृथ्वी के प्राकृतिक वातावरण के अनुसार चलना चाहिए। अब इसका पहला क्वेश्चन देखिए, कह रहा गद्यांश का शीर्षक और लेखक आराम से कर सकते हो, वासुदेव शरण अग्रवाल, और राष्ट्र का स्वरूप इसका क्या है,
शीर्षक है, ठीक है। दूसरा रेखांकित भाग की कह रहा है, जो रेखांकित लिखा गया है, तो उस रेखांकित भाग में देखो यही तो है, ये पूरा का पूरा क्या है भाई, रेखांकित भाग दिया गया है, ठीक है। तो पढ़ लेते हैं भैया रेखांकित भाग के बारे में। कह रहा हमारे देश में भावी आर्थिक विकास की दृष्टि से इन सब का परीक्षण परमावश्यक है। पृथ्वी के भीतर विभिन्न प्रकार के पत्थर उत्पन्न है। चेतनाहीन पत्थरों को पृथ्वी के गर्भ से निकालकर कुशल मूर्तिकार, दूसरे मूर्तिकार उन्हें अनेक प्रकार की मूर्तियां और अन्य वस्तुएं बनाकर प्राण फूंक देते हैं, मतलब एकदम इसे ऐसा बना देते हैं। शिल्पकार के हाथों का स्पर्श पाकर ये पत्थर क्या हो जाते हैं, सौंदर्य का प्रतीक बन जाते हैं। विंध्य पर्वत से निकलने वाली नदियों की धारा में अनगढ़ चिकने पत्थर सूर्य की धूप से अपनी चमक क्या करते हैं, बिखेरते हैं। कौन सी नदियां, विंध्य पर्वत से निकलने वाली नदियां, ठीक है ना, जैसे नर्मदा नदी है, ठीक है ना, ताप्ती नदी है। कह रहा किंतु जब इन पत्थरों को कुशल कारीगर काटकर उन्हें विभिन्न प्रकार से उभार देकर किसी कृति की रचना करते हैं तो प्रत्येक कटाव एक नए सौंदर्य की परिभाषा को बढ़ता है। नहीं है, विभिन्न प्रकार भगवान और देवताओं की मूर्ति में उन पत्थरों को क्या कर देते हैं, तो उनकी सौंदर्यता अलग ही बन जाती है। कह रहा इसके कारण अनगढ़ पत्थर क्या हो जाता है, बहुमूल्य। जो पत्थर किसी पहाड़ में फंस करके सूर्य से चमक रहा था, अब उसका मूल्य बहुमूल्य हो जाता है जब उससे देवता की मूर्ति, किसी देवी की मूर्ति, ठीक है ना, या किसी जनमानस और पुरुष जो महापुरुष होते हैं उनकी मूर्ति को बनाया जाता है, ठीक है। तो कह रहा इसके लिए कारीगर क्या करते हैं, उसमें प्राण फूंक देते हैं। यही सब लिखना है बेटा, ठीक है। हमारे बाहरवी आर्थिक अभ्युदय के लिए किसकी जांच पड़ताल अत्यंत आवश्यक है, तो हमने ये बताई थी। पृथ्वी की कोख में अमूल्य निधियां भरी हुई हैं। पृथ्वी में पोषित अनेक प्रकार की धातुएं पृथ्वी की देह को क्या कर रही हैं, सजाने वाली अन्य प्रकार की मिट्टियों आदि को हमें सही प्रकार से क्या करना है, जांच पड़ताल करना है। परीक्षण करके ही सब किस किस दृष्टि से उपयोगी है उनका क्या करना, उपयोग, मतलब उनका दोहन है ना, शोषण नहीं करना है, उनका आवश्यकता के अनुसार ही क्या करना है, दोहन करना है। उचित एवं न्यायपूर्ण तरीके से क्या करना है, दोहन करना है, ठीक है ना। अब अगला चौथा क्वेश्चन कह रहा है ऊपर गद्यांश में राष्ट्र निर्माण के किस तत्व का महत्व दर्शाया गया है, तो भैया इसमें प्रथम तो भूमि का महत्व दर्शाया गया है और पृथ्वी का महत्व दर्शाया गया। ध्यान रखना, राष्ट्र के निर्माण में भूमि और पृथ्वी का बहुत बड़ा पहला तत्व। दूसरा क्या है, जन। तीसरा क्या है, संस्कृति, ठीक है ना। तो अगर कह रहा धरती को वसुंधरा क्यों कहते हैं, तो भैया इसीलिए कहते हैं कि पृथ्वी अपनी कोख में अनेक प्रकार के मूल्य रत्नों को क्या है, वस्तुओं को धारण किए हुए है। कह रहा पृथ्वी की देह को किसने और किससे सजाया गया है, तो भैया इसकी देह को रात में बहने वाली नदियां, पहाड़ों को पीस पीस कर अनगणित प्रकार की मिट्टियों से इसे क्या किया गया है, सजाया गया है, अमूल्य पत्थरों से सजाया गया है, ठीक है। अमूल्य निधि कहां भरी हुई है, पृथ्वी की कोख में भरी हुई है। सातवां क्वेश्चन का आंसर आपको इतना सा करना है। बताइए, सब कुछ वही मिल रहा है ना, तो आपको हिंदी में घबराना किस बात का बेटा, 95 यूं ही चुटकियों में दिला दूंगा। कह रहा पृथ्वी की कोख में जन्म लेने वाले जड़ पत्थर कैसे सौंदर्य का प्रतीक बनते हैं, तो भैया ये कुशल जो कारीगर होते हैं, शिल्पी होते हैं, उनके द्वारा समाये जाने पर ये अत्यंत सौंदर्य का प्रतीक बन जाते हैं। विभिन्न देवी देवता और महापुरुष जनमानस की क्या बन जाते हैं, मूर्तियां सकल धारण कर लेते हैं। कह रहा लेखक ने किनके योगदान के बारे में बताते हुए उनसे परिचित होने की प्रेरणा दी है, तो लेखक ने बोला कि छोटे छोटे पत्थरों के योगदान के बारे में बताते हुए अमूल्य निधियों से परिचित होने की प्रेरणा दी है। कि जो अमूल्य निधि है पृथ्वी की कोख में, भाई उनसे क्या हो जाइए, परिचित हो जाइए। हमारे आर्थिक अभ्युदय के लिए क्या आवश्यक है, तो हमारे आर्थिक अभ्युदय के लिए जो पृथ्वी के कोख में मूल्यवान रत्न हैं, धातुएं हैं, खनिज पदार्थ हैं, अन्न है, फल है, जल है, इन प्रकार की अनेक अनमोल वस्तुएं हैं जिन्हें धरती छिपाए रखती है। देह को सजाने वाली अनेक प्रकार की मिट्टियों का परीक्षण करें और कौन कौन से कार्यों में इनको मतलब परम उपयोगी बनाएं, ना कि इनका दोहन करें, ठीक है ना। कह रहा गद्यांश के माध्यम से लेखक का क्या संदेश देना चाहता है, तो लेखक सीधा सीधा संदेश देना चाहता है कि पृथ्वी या भूमि के महत्व को समझते हुए विविध पक्षों के परिचित होना चाहिए। मतलब जो जनमानस है, ठीक है ना, विभिन्न समुदाय हैं, पृथ्वी के रियल महत्व को जाने, जिससे कि हमारे हृदय में राष्ट्रता की क्या हो, भावना उजागर हो, समानता, कोई द्वेष ना हो, ये सब रहना चाहिए। अगला 12वां क्वेश्चन कह रहा दिन रात का समास विग्रह करते हुए उसका भेद बताइए। तो दिन और रात बेटा ये समास विग्रह जो है द्वंद्व समास है। क्या है, द्वंद्व समास है, ध्यान रखना, ठीक है। तो अभी बेटा इतना ही कराऊंगा, ठीक है ना, जो क्लास लंबी हो जाएगी। इससे आगे के जो हैं वो चुटकियों में सॉल्व अगली क्लास में कहेंगे। अगली क्लास के लिए आप वेट करना। मैं विश्वास दिला रहा हूं हिंदी 95 आप बड़े ही आसानी से कर सकते हो। डेली आधा घंटा आप हिंदी को देते रहिए बेटा, और चुटकियों में आप हिंदी का पूरा पेपर करोगे, ये आपको हम विश्वास दिलाते हैं। तो आज के लिए इतना ही बच्चों। क्लास अच्छी लगे तो भाई शेयर जरूर किया करिए। नमस्कार, जय हिंद, गुड नाइट, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, भारत माता की जय। और क्लास कैसी लगी एक सुंदर सा कमेंट बेटा जरूर करें, ठीक है। ओके, बाय बेटा।